नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जुबानी फायरिंग दिखाएंगे जो करीब 10 मिनट तक चलती रही। आज शराब घोटाले के केस में केजरीवाल ने जज साहब के सामने खुद अपनी पैरवी की और 100 करोड़ कैश से लेकर जेब कतरे वाले तर्क तक का क्या कहा, इस पर आपके सामने एक कुंजी हम खोलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 600 वकीलों के द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की क्लास लगाई है। पीएम ने कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। वकीलों ने सीजीआई को जो चिट्ठी भेजी है उसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव से बचना होगा और बचाना होगा। इसके बाद आपको वरुण गांधी के इमोशनल प्रणाम के बारे में बताएंगे जो उन्होंने एक लेटर में पीलीभीत को किया है। वरुण गांधी ने अपने लेटर में 3 साल के उस बच्चे को याद किया जो मां की उंगली पकड़कर पीलीभीत पहुंचा था। उन्होंने ये भी लिखा कि भले ही उन्होंने पीलीभीत से टिकट उनको ना मिला हो, लेकिन अंतिम सांस तक पीलीभीत से रिश्ता रहेगा। फिर सत्ता में आपके काम की खबर जो सैटेलाइट वाले एक ऐसे टोल कलेक्शन सिस्टम पर आधारित है जिससे आपके समय और पैसे की बचत होने वाली है। अब हाईवे या एक्सप्रेसवे पर आप जितना सफर करेंगे आपको उतना ही टोल टैक्स देना होगा। लेकिन यह कैसे होगा, इस पर भी सत्ता की कुंजी खोलेंगे। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। खबर है वो मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोविंदा वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। बड़ी सियासी खबर बिहार से भी है जहां इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। सूत्रों के अनुसार बिहार में आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अन्य सहयोगियों के लिए 5 सीटें छोड़ी गई हैं। कल इसका ऐलान हो सकता है। और भारत को अकड़ दिखाने वाले मोइज़ू का मालदीव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। मोइज़ू ने जिनपिंग के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए थे जिस पर चीन ने मालदीव को 1500 टन पीने का पानी भेजा है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सड़क से अदालत तक छिड़ी लड़ाई से। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ये बता दिया, ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है। अरविंद जी ने कहा ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे। अरविंद जी ने कहा असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच शुरू होने के बाद। और वो नौटंकी कर रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है। सीएम साहब ने कहा कि अब तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो, जितने दिन मुझे रिमांड में रखना है तुम रख लो। भ्रष्टाचारी व्यक्ति जब फंस जाता है ना तो समझ में नहीं आता है क्या बोलना है। और जनता इसका जवाब देगी। और अब बात करते हैं उन 10 मिनटों की जिन पर सबकी नजर थी। ये 10 मिनट थे अरविंद केजरीवाल की जुबानी फायरिंग थे। 40 मिनट की सुनवाई और अरविंद केजरीवाल की तरफ से 10 मिनट के लिए खुद अपनी पैरवी। ये आज की एक बड़ी खबर है। इसमें एक्शन है, इमोशन है, बयानबाजी है, ईडी और केजरीवाल का अदालती युद्ध है, भ्रष्टाचार का सवाल है, राजनीति है। इसलिए हमने आज सीधे कोर्ट रूम से एक विस्तृत कुंजी आपके लिए तैयार की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एक तरफ ईडी के संगीन आरोप थे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के तीखे सवाल थे। आज कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। इस फैसले से पहले कोर्ट ने केजरीवाल को अपनी पैरवी के लिए पहले 5 मिनट का समय दिया। हालांकि 10 मिनट तक केजरीवाल कोर्ट में आज बोलते रहे। इस दौरान केजरीवाल अपने तर्कों और सवालों पर आक्रामक थे।
कोर्ट की पूरी कार्यवाही की डिटेल आपसे शेयर करें उससे पहले जिक्र करते हैं केजरीवाल के उस बयान का जो उन्होंने कोर्ट परिसर में ही TV9 भारतवर्ष को दिया है। जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए TV9 से केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ 4 बयान हैं, जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी ना पकड़ा जाए, उन बयानों पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि आज केजरीवाल कई बड़े खुलासे कर सकते हैं, लिहाजा आज पूरे देश की नजर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर टिकी हुई थी। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर केजरीवाल ऐसी कौन सी जानकारी देंगे जो इस केस में नया ट्विस्ट ला सकती है। कोर्ट में दोपहर 1:59 पर सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई 2:39 तक चली। 40 मिनट की सुनवाई में ईडी ने भी अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में कई दावे किए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला 2 साल से चल रहा है, अभी तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। सीबीआई अभी तक 31,000 पेज जमा कर चुकी है, लेकिन उनका सिर्फ 4 बयानों में जिक्र आता है जिसमें फंसाया गया है। केजरीवाल ने सवाल पूछा, क्या ये 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए अलग नियम नहीं है। केजरीवाल ने कहा, ईडी के 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी और चोर बताना। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं, एक जांच एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट रूम में ईडी और केजरीवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप वाली इस लड़ाई के अलावा भी केजरीवाल ने कई और किरदारों का जिक्र करते हुए जांच पर गंभीर सवाल उठाए, कई आरोप भी लगाए। मनीष सिसोदिया के सचिव का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज दिए गए थे, कई विधायक दस्तावेज देते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। किसी का दस्तावेज गिरफ्तारी का आधार कैसे हो सकता है? एक और नाम राघव मंगूटा का भी है, जो केजरीवाल ने जिनका जिक्र किया, जो इस वक्त सरकारी गवाह हैं। राघव मंगूटा का कहना है कि वो केजरीवाल के पास जमीन मांगने आए थे, तो उन्होंने कहा कि जमीन का मसला LG के अंडर आता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल से मिले या नहीं। राघव मंगूटा ने बाद में दबाव में बयान बदले, ये केजरीवाल का कहना है। केजरीवाल ने कहा कि 100 करोड़ असल में कहीं नहीं है, घोटाला न शराब नीति बनाने में है, न इस नीति को लागू करने में है। इसी दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि वो बयान लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान ईडी ने भी कहा कि केजरीवाल हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। सीएम साहब ने खुद कोई 10 मिनट के करीब 10-15 मिनट के करीब उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने मेनली 4 स्टेटमेंट्स का जिक्र किया। उन विटनेसेस का जिक्र किया जिनकी ईडी स्टेटमेंट 6-7 बार रिकॉर्ड कर चुकी है। अरविंद जी ने कहा, इनका मकसद साफ है, ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि 7 में से 6 स्टेटमेंट गलत है, 7वां स्टेटमेंट सही है? ये ईडी कैसे तय कर सकती है? वो नौटंकी कर रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। अरविंद जी ने कहा, असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच शुरू होने के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद है आम आदमी पार्टी को क्रश करना। ईडी का दूसरा मकसद है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना। सुनीता भाभी, सोचने वाली बात है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? जो हम बार बार कह रहे हैं कि एजेंसी की विश्वसनीयता बिल्कुल अब उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एजेंसीज के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है, तो वो जो भी करते हैं उस पर लोग संदेह की दृष्टि से उसे देखते हैं। तो शराब नीति पर यह लड़ाई सिर्फ अदालत के अंदर ही नहीं है, बल्कि अदालत के बाहर भी जुबानी फायरिंग चल रही है।
जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। केजरीवाल के ईडी रिमांड बढ़ने के बाद आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, जनता इसका जवाब देगी। षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट में जाता हुआ व्यक्ति, उससे कुछ ने पूछा, कुछ निकल गया मुंह से। वो अभी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जब फंस जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है क्या बोलना है। तो अब वो जज साहब राजनीतिक हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद की गिरफ्तारी से नहीं पूरा होता है। उसका तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी, जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। हाई कोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलिफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका जनता फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल जी, हमें तो जनता पे विश्वास था, आपको नहीं था। इसलिए आपने उस भ्रष्ट करप्ट कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जिसके खिलाफ आप दिल्ली की चुनाव जीत कर आए थे। और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलते हैं जिसमें आपके लिए पैसे की बचत भी है और समय की भी। आमतौर पर आप सभी न्यूज मित्र अक्सर किसी हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी से सफर जरूर करते होंगे। इसके लिए फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी चुकाते होंगे। हो सकता है कभी कभी आप गाड़ियों की लाइन में फंस जाते हो और आपको लंबा इंतजार करना पड़ता हो, लेकिन अब आप सभी के लिए सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। अब आप भविष्य में जल्द टोल प्लाजा वाली टेंशन और फास्टैग वाले झंझट से मुक्त होने वाले हैं। अब ना टोल देने के लिए आपको इंतजार करना होगा और ना ही गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनों में फंसना होगा। अब बहुत जल्द एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जिससे आपकी गाड़ी चलती रहेगी और आपका टोल टैक्स कट जाएगा। और इस सिस्टम का नाम है सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम, जो बेंगलुरु, मैसूर और पानीपत जैसे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसी साल ये टोल सिस्टम शुरू भी हो जाएगा। ये जानकारी खुद देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। इसलिए आज हमने इस खबर पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक बहुत ही काम की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये टोल टैक्स वाला नया सिस्टम काम कैसे करेगा। ये पूरी प्रक्रिया सैटेलाइट से जुड़ी हुई होगी, यानी एक जीपीएस बेस्ड सिस्टम होगा। एक एंट्री पॉइंट को टच करते ही किसी वाहन की एंट्री इस सिस्टम में दर्ज हो जाएगी और फिर वो गाड़ी उस हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी तक चलेगी उससे उसी दूरी के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा और टोल टैक्स के पैसे सीधे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। जैसे अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी से निजामुद्दीन से चलकर मेरठ एक्सप्रेसवे पर आने वाला है तो टोल रोड शुरू होने के साथ ही वो उस सैटेलाइट टावर के रडार पर आ जाएगा और जहां से वो उस रोड से निकलेगा वहां तक का टोल टैक्स उसके बैंक खाते से कट जाएगा और इस दौरान कहीं भी वाहन चालक को रुकने की जरूरत नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, महत्वपूर्ण बात यही है, किसी टोल प्लाजा पर आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे सीधे चलते रहेंगे और ऊपर इस तरीके के वो डिवाइस लगे होंगे जो अपने आप आपके गाड़ी की रीडिंग को नोट करेंगे और उस हिसाब से जो भी टोल बनता होगा वो आपके अकाउंट से काट लेंगे। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में इस वक्त ये सवाल होगा कि इसी से मिलती जुलती सर्विस फास्टैग अभी देश में उपलब्ध है और गाड़ियां इसी सिस्टम के तहत चलती हैं, तो फिर सैटेलाइट वाले टोल सिस्टम की जरूरत क्यों है?
तो हम आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। ये सच है कि फास्टैग बहुत असरदार सेवा है, लेकिन यह भी सच है कि फास्टैग को जिस मकसद से शुरू किया गया था वो 100% पूरा नहीं हुआ। भारत में फरवरी 2021 में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम खत्म करना था, लेकिन यह सिस्टम भी फुल प्रूफ साबित नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग शुरू होने के पहले टोल प्लाजा पर एक गाड़ी का वेटिंग टाइम करीब औसतन 714 सेकंड हुआ करता था फास्टैग से पहले, लेकिन फास्टैग शुरू होने के बाद टोल प्लाजा पर एक गाड़ी का वेटिंग टाइम कम होकर औसतन 47 सेकंड हो गया। बहुत बड़ा अंतर आया, 714 से 47 सेकंड हुआ। इसलिए लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई यह सेवा बहुत पसंद आई, लेकिन अभी भी फास्टैग में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से नए विकल्प की तलाश की जा रही है। जैसे फास्टैग होने के बावजूद अभी भी टोल प्लाजा पर जाम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अक्सर देखा गया है कि कई बार फास्टैग के बावजूद गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है और हो सकता है इस तरीके की परेशानी आपने भी महसूस की हो, क्योंकि कई बार गाड़ी पर लगा फास्टैग ठीक से काम नहीं करता, तो कभी फास्टैग स्कैन करने वाला सिस्टम खराब या धीमा होने की वजह से गाड़ी को टोल प्लाजा से निकलने में वक्त लगता है। इसके अलावा सरकार का टोल प्लाजा मुक्त सफर वाला सपना है वो पूरा नहीं होता दिखाई देता इस सिस्टम की वजह से। इसलिए सरकार ने सैटेलाइट वाला टोल कलेक्शन सिस्टम लाने का विचार किया है। इस पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम चल रहा है और इसी वर्ष के अंत तक यह सेवा शुरू की जा सकती है। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। में टोल प्लाजा पर मैनुअल टोल कलेक्शन होता था, उसके बाद फास्टैग आया। फास्टैग आने के बाद कई सारी जगहों पर तेजी तो आई, लेकिन अभी भी जब आप टोल पर पहुंचते हैं तो कभी कभी आपको इस तरह की लंबी लाइनें देखने को मिल सकती है। उसकी वजह साफ है कि कभी इंटरनेट काम नहीं करता है तो कभी कोई और परेशानी होती है, जिसकी वजह से टोल कर्मियों पे टोल प्लाजा पे लोगों को रुकना पड़ता है। हम सैटेलाइट के माध्यम से अब जितने भी हमारे नंबर्स हैं, रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, उनको हमें सैटेलाइट के माध्यम से लिंक करना पड़ेगा और फिर हमारा एक मॉनिटरिंग स्टेशंस, अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे जो आपके व्हीकल को मॉनिटर करता है। आपका व्हीकल मॉनिटरिंग में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ टोल होगा उसके साथ साथ आपकी व्हीकल की सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि व्हीकल का मुझे पता है कि ये व्हीकल इस टोल से निकला है और ये व्हीकल ये नंबर यहाँ से निकला है, तो इस प्लान के बहुत ही फायदे होंगे। टोल हम उन्हीं रोड पर लेंगे जो कि हमारे पास टोल रोड है। तो जो नॉर्मल सड़क है जिसमें टोल का प्रावधान नहीं है और जिसको हमने ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने पैसे से बनाया, वहाँ इस टाइप का कोई प्रावधान नहीं होगा। और अब हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाते हैं कि इस टोल सिस्टम के आने के बाद आपको कैसे इसका फायदा मिलेगा। मान लीजिए आप किसी ऐसी रोड पर जा रहे हैं जिस पर आपको टोल देना है और इस टोल रोड की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है, लेकिन आपकी यात्रा करीब 100 किलोमीटर की है, यानी आप बीच में ही किसी एग्जिट पॉइंट से इस रोड से निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस दायरे में 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं और दोनों पर आपको 50-50 रुपए का टोल देना होता है, तो इसका मतलब ये कि आपसे पूरे 120 किलोमीटर की रोड के टैक्स लिया गया है, जबकि असल में आप उस रोड पर 100 किलोमीटर ही चले। लेकिन अब सैटेलाइट वाले टोल सिस्टम की वजह से ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ 100 किलोमीटर चलने का ही टोल टैक्स देना होगा, यानी इसमें आपके लिए फायदे ही फायदे हैं, जो ना सिर्फ समय के साथ साथ आपका पैसा भी बचाएगा, क्योंकि जितना सफर करेंगे उतना ही टैक्स देना होगा, यानी इससे पैसे की बचत होगी। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन नहीं लगेगी, यानी इससे समय की भी बचत होगी। और क्योंकि ना ही दिन में और ना ही रात में गाड़ियां रोकने की जरूरत होगी, इससे आपका सफर भी सुरक्षित होगा। आपको बता दें कि भारत में जिस सैटेलाइट वाले टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू करने की उल्टी गिनती चल रही है, असल में वो एक जर्मन मॉडल है, क्योंकि इसे जर्मनी में तैयार किया गया था।
मौजूदा समय में जर्मनी के साथ साथ रूस में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें यह पाया गया कि जीपीएस से टोल टैक्स वाली ये व्यवस्था बेहद फायदेमंद है और करीब 98% गाड़ियां जर्मनी और रूस में इसी सिस्टम से चलती हैं। हालांकि भारत में एक बार में ही पूरा टोल सिस्टम खत्म नहीं किया जाएगा। पहले मौजूदा टोल सिस्टम के 2 लेन को सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल होते जाएंगे वैसे वैसे फास्टैग और मैनुअल लेन को खत्म कर दिया जाएगा। और सत्ता में अब सियासत की इमोशनल कुंजी खोलते हैं। इसमें बीजेपी नेता वरुण गांधी की वो भावनात्मक चिट्ठी है जो उन्होंने पीलीभीत की जनता को लिखी है। जब कोई नेता किसी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो उसके साथ उस क्षेत्र की जनता का कॉन्फिडेंस भी होता है। चुने जाने के बाद नेता हमेशा इस यकीन में रहता है कि उसके साथ उस इलाके की जनता है। चुनावी जीत के पीछे नेता और जनता एक साझेदार के रूप में काम करते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार जब वरुण गांधी को पीलीभीत से उम्मीदवार नहीं बनाया तो उनकी ये साझेदारी टूट गई। चुनाव के बाद अब वरुण गांधी जो भी बोलेंगे वो पीलीभीत के सांसद की हैसियत से नहीं बल्कि पूर्व सांसद की हैसियत से बोलेंगे। लेकिन इस कनेक्शन का नेटवर्क पूरी तरीके से टूट जाए, वोटिंग के जरिए नए कनेक्शन स्थापित हो जाएं, उससे पहले आज वरुण गांधी ने पीलीभीत के लिए एक इमोशनल चिट्ठी लिखी जिसमें पीलीभीत के साथ उनकी 3 वर्ष की उम्र से लेकर 44 वर्षों की उम्र तक की यात्रा का जिक्र है। वरुण गांधी ने यह चिट्ठी क्यों लिखी और आगे उनकी राजनीति किस तरीके से बढ़ेगी, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले वरुण गांधी की चिट्ठी देखते हैं। एक पेज में करीब 3 पैराग्राफ और 218 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में वरुण गांधी ने अपने सबसे पहले पीलीभीत के लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद आगे वो लिखते हैं, अनगिनत यादों ने उन्हें भावुक कर दिया है। उन्हें वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। चिट्ठी में आगे तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, एक सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो पर पीलीभीत से उनका रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। वो राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आए थे और जनता से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि वो सदैव ये कार्य करते रहें, भले ही इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने पीलीभीत से अपने रिश्ते को राजनीतिक हिसाब किताब से बहुत ऊपर बताया और अंत में लिखा, मैं आपका था, हूं और रहूंगा। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ऐसी अटकलें थी कि वरुण गांधी निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज उनके पीलीभीत प्रणाम से ये कयास लगने बंद हो गए। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में बीजेपी पर कुछ नहीं लिखा है। इससे यह साफ है कि फिलहाल वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वरुण गांधी का पार्टी उचित उपयोग करेगी। हालांकि वरुण गांधी को ऑफर मिल रहे हैं। एक बार वरुण गांधी को मिले ऑफर पर बयानों की एक छोटी सी रील देखते हैं, फिर आपको वरुण गांधी के पीलीभीत प्रणाम के मायने समझाएंगे। वरुण गांधी हमारी पार्टी के नेता हैं और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा निर्णय लिया है और हमारे लिए सबका क्या सौभाग्य है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जवान नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुश हैं। Congress party inviting Mr. Varun Gandhi into Congress party with overwhelming majority, but the same Congress party thrown the Sanjay Gandhi family from their residence when they were in power. अब वरुण गांधी जी को डिसाइड करना है कि गांधी जी के चरित्र की, गांधी के परिवार की, सोनिया गांधी जी की, राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू जी के लगातार चरित्र की हत्या करने वालों के साथ क्या वो अपने आप को सुखी पाते हैं, संतुष्ट पाते हैं, या फिर वो हिम्मत करते हैं कि वो वहां से निकलें और स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट करें। मां मेनका गांधी
बड़े भाई माननीय श्री वरुण गांधी जी ने पीलीभीत में 40 वर्ष से इस पीलीभीत की सेवा की है और इस पीलीभीत की जनता उनके साथ हमेशा खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। हमारे जिला में जब से श्रीमती मेनका गांधी आई, हर लोगों का विकास किया, हर लोगों को काम करे, अच्छी परेशानी खड़ी रही, इसलिए उनका सारा परिवार उनके साथ है। 40 साल से जो है पीलीभीत की सेवा की है। माँ मेनका जी एवं हमारे भाई वरुण गांधी जी, हम हमेशा उनके साथ हैं। तो सामान्य राजनीतिक बयानों से आगे बढ़ते हैं और फिर से वरुण गांधी की चिट्ठी पर बात करते हैं, जिसमें हमें कई भावनात्मक शब्द पढ़ने को मिले और पीलीभीत से कनेक्शन टूटने की टीस भी दिखाई दी। ये टीस यूं ही नहीं है, तकनीक की भाषा में कहें तो नेताओं का अपनी सीटों के साथ राजनीतिक ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, जैसे वरुण गांधी और मेनका गांधी का पीलीभीत से रहा है। कांग्रेस का हाईकमान गांधी परिवार का अमेठी, रायबरेली से रहा है। आजाद भारत का लोकतांत्रिक इतिहास तमाम नेताओं और उनका गढ़ माने जाने वाली सीटों के उदाहरणों से भरा हुआ है। वरुण गांधी पीलीभीत से 2 बार सांसद बने, जिसका कार्यकाल 10 वर्षों का रहा। 20 वर्ष वरुण की मां मेनका गांधी यहां से सांसद रही। पीलीभीत के 72 वर्षों के चुनावी इतिहास में से 30 वर्षों में यह सीट वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी के पास रही। जाहिर है लंबे समय से पीलीभीत के राजनीतिक ब्लूटूथ के सिग्नल वरुण गांधी के लिए स्ट्रांग थे। वरुण गांधी ने खुद अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि जब वो 3 वर्ष के थे तो उन्होंने पहली बार पीलीभीत वो आए थे। 2009 में वरुण गांधी ने अपना पहला चुनाव यहीं से लड़ा था, पहली बार यहीं से सांसद बने थे। सामान्य पारिवारिक रिश्ता हो तो इतने समय में एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, लेकिन राजनीति में ना नेता परमानेंट होते हैं, ना आदतें, ना जीत परमानेंट होती है और ना ही हार, ना सीट परमानेंट होती है। लिहाजा कनेक्शन टूट रहा है, वरुण से पीलीभीत छूट रहा है। वरुण गांधी के राजनीतिक करियर के लिए फिलहाल आगे एक तीव्र मोड़ दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि वो इस मोड़ को संभल कर पार करते हैं या फिर नहीं कर पाते। और अब भावनाओं से आगे संभावनाओं पर बात करते हैं, जिसके लिए नेताओं के बीच जमकर कलेश मचा हुआ है। इसलिए हमने न्यूज मित्रों के लिए एक नई कुंजी तैयार की है, जिसका नाम है सत्ता के कलेश। वैसे तो सत्ता का कलेश हर पार्टी में है, 2 पार्टियों के बीच हो, 2 सहयोगियों के बीच हो और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच हो, लेकिन आज सत्ता के कलेश में विशेषकर 3 राज्यों की बात होगी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर इतने यू टर्न हैं, इतने टिकट बटे और कटे हैं कि जनता तो छोड़िए, उम्मीदवारों को यह पता नहीं चल पा रहा कि वही उम्मीदवार हैं या फिर कोई और है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद 6 लोकसभा क्षेत्रों में टिकट बदल चुके हैं, कुछ और सीटों पर टिकट बदलने की तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर पर तो कलेश मचा हुआ ही था, अब गौतम बुद्ध नगर भी कलेश वाली लिस्ट में शामिल हो गया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को गौतम बुद्ध नगर से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने चुनावी तैयारी शुरू की ही थी कि 20 मार्च को महेंद्र नागर से टिकट वापस लेकर राहुल अवाना को टिकट दे दिया गया। फिर राहुल अवाना ने तैयारी शुरू की। अभी वो रणनीति ही बना रहे थे कि उनका टिकट काटकर फिर से डॉक्टर महेंद्र नागर को उम्मीदवार बना दिया गया। इधर मेरठ में भी मामला फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने 15 मार्च को यहां से भानु प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, विरोध बढ़ा तो उनका टिकट काट दिया। मेरठ में समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं, शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी और अतुल प्रधान। तीनों चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नाम फाइनल अब तक नहीं हुआ है। इससे पहले अखिलेश ने बदायूं से पहले अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, बाद में चाचा शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया। धर्मेंद्र को चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ भेज दिया गया। बिजनौर से यशवीर सिंह का टिकट काटकर दीपक सैनी को दे दिया गया। मिश्रिख में रामपाल राजवंशी का टिकट काटकर मनोज राजवंशी को टिकट मिल गया है। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन को टिकट दिया, बाद में रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया गया। अब हो ये रहा है, जैसे ही किसी नेता को टिकट मिलता है, उस इलाके के बाकी नेता उसका टिकट कटवाने पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी में ये ट्रेंड तेजी से चल रहा है। हालांकि टिकट बीजेपी ने भी बदले हैं, लेकिन 64 में सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार बदलने की नौबत आई, वो भी उम्मीदवार ने खुद लड़ने से मना किया तब। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर फुल कलेश मचा हुआ है। सहयोगी एक ही दूसरे पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी दोनों शिवसेना यूबीटी से नाराज हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कलेश की शुरुआत शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों के ऐलान से हुई है।
शिवसेना उद्धव गुट ने एक तरफा 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें से कुछ ऐसी सीटें थीं जिन पर कांग्रेस और एनसीपी दोनों लड़ना चाहती थी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना के एक उम्मीदवार को खिचड़ी चोर कहकर अपने इरादे साफ कर दिए। एनसीपी पवार गुट अभी सीधा हमला तो नहीं कर रहा है, लेकिन नाराजगी उसकी भी सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में 3 सीटों पर भयंकर कलेश है, जिसमें पहले नंबर पर दक्षिण मध्य मुंबई है, दूसरे नंबर पर सांगली है। इन दोनों जगहों से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया। कलेश में तीसरा नंबर मुंबई नॉर्थ ईस्ट का है। यहां से एनसीपी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उद्धव गुट यहां से अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। इन कलेशों के बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कल एक तरफा 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस तरह प्रकाश आंबेडकर ने संकेत दे दिया कि उनके रास्ते महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि एमवीए की तरफ से अभी भी उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज इसे लेकर महाराष्ट्र में काफी बयानबाजी हुई। सवाल यह कि क्या प्रकाश आंबेडकर मान जाएंगे? नौ लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है। इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम है, बातचीत जारी रहती है। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है। पूरी यकीन है कि वो हमारी सीट जो उन्होंने 4 सीट डिक्लेयर की है, उसमें से एक जो हमारे हक की सीट है वो हमें दे देंगे। अगर नहीं देते तो सोचेंगे क्या करना है, फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन हम लोग तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं की मांग है। उनको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके इस निर्णय से जो महाराष्ट्र विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो प्रजातंत्र विरोधी हैं, उनको किसी तरीके का फायदा मिले। तो जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है। वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। और यूपी और महाराष्ट्र के बाद अब अरुणाचल के कलेश के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र में एक सरप्राइज चुनावी एंट्री आपको दिखा देते हैं। फिल्म स्टार और कांग्रेस से लोकसभा के सदस्य रहे गोविंदा ने एक बार फिर राजनीति में एंट्री कर ली है। इस बार उनकी राजनीति फ्लाइट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रनवे से टेक ऑफ हुई है। वो आज शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि वो 2004 में चुनाव जीते थे, 2009 से राजनीति से दूर थे, 14 वर्षों के वनवास के बाद अब फिर से राजनीति में आए हैं। जाहिर है ये एकदम फिल्मी एंट्री है, जिसमें राजनीतिक गुणाभाग के बजाय चेहरे की शक्ति है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती। जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह से लोगों का हमारी तरफ देखने का जो एक सोच थी और एक नज़रिया था, वो अलग हुआ है, अच्छा लग रहा है। वही क्लीन हो रहा जो आदरणीय मोदी जी का है, वैसे ही मुझे आदरणीय शिंदे जी में दिखाई दिया। स्ट्रेट है, इधर उधर डिस्कस नहीं करते, जो दिल में आता है वो सच कह देते। इस परिस्थिति में और इस पहुंच पे और इस पद पे सिंपल नेचर हो, ये बहुत अच्छा होता है। मुझे वही अच्छा लगा, इसीलिए मैं जुड़ गया। गोविंदा ने करीब 165 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। आजकल वो फिल्मों में कम दिखाई दे रहे हैं, परंतु पॉलिटिक्स में वो सक्रिय दिख सकते हैं। वैसे राजनीति में ये गोविंदा की दूसरी पारी है। इससे पहले वो 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से सांसद चुने गए थे। तब उन्होंने बीजेपी के राम नाईक को हराया था। स्टार पावर कई बार राजनीतिक पावर पर भारी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि वो गोविंदा को एक अचूक चुनावी अस्त्र की तरह इस्तेमाल करे। ओह, तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।